ठीक, देखो नाउन का बेसिक का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो अपलोड कर दी और अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहली वाली वीडियो में हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन तक पढ़ लिया था, बेसिक्स ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स हैं, इसका कंपटीशन वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, एक एग्जांपल भी देता हूं। ऑल बॉयज आर हैप्पी, ऑल बॉयज आर हैप्पी। अब यहां पर आपने ऑल लिखा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ईच बॉय इज हैप्पी। हाँ, इज हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ऑल 10 बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा था एज ए होल। अब ये ईच बॉय भी 10 बॉयज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस ईच ने 10 बॉयज में से हर एक को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, एक एक करके बता दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलोगे। क्या बोलोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बात करते हैं एक एक करके सबकी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो होते क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ठीक है, और एक एवरी हो गया। एवरी, आपको क्या बात याद रखनी है, देखो ईच, ईदर, नीदर और एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और डिटर्मिनर भी है। डिटर्मिनर मतलब नाउन के साथ जो यूज होते हैं। इनमें ईच, ईदर, नीदर ये तो प्रोनाउन और डिटर्मिनर दोनों हैं, लेकिन एवरी सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर है। एवरी क्या है? डिटर्मिनर। मतलब ईच, ईदर, नीदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं सेंटेंस के अंदर, लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन पहले मैं एग्जांपल देता हूं, देखें ये वाली बात समझ में। अच्छा, ये वाली बात अब आप याद रखना। देखो ईच का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले आप ईच बॉय लिखोगे या ईच बॉयज लिखोगे? ईच बॉय, ईच बॉय, ठीक है। ईदर बॉय लिखोगे या ईदर बॉयज लिखोगे? इधर बॉय, इधर बॉय, ईदर बॉय, ठीक है। नीदर बॉय लिखोगे या नीदर बॉयज लिखोगे? नीदर बॉय। जब आप ऐसे लिखोगे तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। यहां पर अच्छा एक और लिख देता हूं, एवरी बॉय या एवरी बॉयज? बॉय नो एवरी बॉय, एवरी बॉय। यहां पे देखो ईच, ईदर, नीदर और एवरी, यहां पर आपने नाउन के साथ यूज किया है, ये है डिटर्मिनर। क्या है? डिटर्मिनर। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच ऑफ द बॉय या बॉयज? बॉय, इज ऑफ द बॉय। अब आप देखो यहां पर ईच को आपने क्या कर बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। ये है ईच क्या करता है, ईच, ईदर, नीदर ये एक एक करके बात करते हैं टोटल की। तो यहां पर ये तो एक जो पार्ट था, मतलब ये पार्ट है ना ईच, यहां पर ये पार्ट है, एक है, हाँ पार्ट है। आपने इसको सब्जेक्ट बना दिया। तो अब जो टोटल होगा, टोटल वो हमेशा प्लूरल होगा नहीं होगा? बॉयज। सब्जेक्ट को पार्ट किसी के पार्ट को सब्जेक्ट आप तब बना सकते हो जब वो Plural टोटल जो है वो डेफिनेट हो, वरना जब टोटल ही डेफिनेट नहीं होगा तो आप उसको उसके पार्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो अब ये तो टोटल होगा, तो अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? बॉय। इसी तरीके से मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको? हाँ भाई, मतलब ये ईच ऑफ द बॉयज हो जाएगा। हाँ, ईदर ऑफ द बॉय या बॉयज? बॉयज। हम बॉयज क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गई? क्योंकि टोटल में थे ना, क्योंकि टोटल है, ठीक है। बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉय बॉयज या बॉयज? बॉयज। अब देखो एक चीज आप देखो,
यहाँ पर ऑफ ये सब ये प्रीपोजिशन है ना, जी प्रीपोजिशन ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये द बॉयज इसका ऑब्जेक्ट हो गए नहीं हो गए? सब जगह ऑब्जेक्ट हो गए, द बॉयज इसका ऑब्जेक्ट हो गए। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म जो वर्ब की लिखते हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ये एक एक करके बात करते हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ईच ऑफ द बॉयज वाज या वर? वाज। नीदर ऑफ द बॉयज वाज या वर? वाज। वाज। भाई लेकिन अगर जैसे प्लूरल हो तो वर। देखो ये तो ऑफ द बॉयज इज ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। हाँ। सब्जेक्ट क्या है? ईच, नीदर, ईदर। ये कैसे बात करते हैं? एक एक एक-एक करके। करके। और वर्ब सिंगुलर आती है, प्लूरल आती है, किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट यहाँ पर कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर है। तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। सिंगुलर आएगी। ये चीज समझ में आई आपके? आ गया समझ में? हाँ। आ गया ना? ठीक है। देखो ईदर का मतलब होता है वन ऑफ द टू। मतलब चलो इसका मतलब देखो, इसका मतलब वन ऑफ द टू होता है, मतलब दो में से कोई एक। वन ऑफ द। नीदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू। नन ऑफ द टू मतलब जब दो लोग हैं उनमें से किसी एक की बात करनी है तो ईदर, दो लोग हैं उनमें से किसी की भी बात नहीं करनी है तो नीदर। ठीक है। अब दो से ज्यादा लोग हैं, दो से ज्यादा लोगों उनमें से हर एक की बात करनी है तो ईच। ठीक है। वन ऑफ एनी मतलब दो से ज्यादा लोग हैं और उनमें से किसी की बात करनी है तो ईच। ईच। ठीक है। अच्छा फिर मैंने बताया एवरी का मतलब भी यही होता है, वन ऑफ एनी। वन ऑफ एनी। अब एक बात यहां बताओ, एवरी इज हैप्पी। एवरी इज हैप्पी। क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ठीक आ इज रहा है। हैप्पी ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया। प्रेडिकेट। अब आपको यहाँ क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एवरी, तो अगर एवरी नाउन या प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन एवरी तो है डिटरमिनर। डिटरमिनर। डिटरमिनर का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते नहीं है, तो ये हो गया गलत। गलत। अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं एवरी बॉय इज हैप्पी, तो ठीक है, बॉय आ जाएगा तो एवरी बॉय इज हैप्पी। डिटरमिनर के साथ अभी भाई ठीक नाउन हो आता गया। है ना। देखो बॉय यहाँ पर नाउन हो गया, हाँ। इज हैप्पी इसका सब्जेक्ट हो गया, मतलब प्रेडिकेट हो गया, सॉरी ये प्रेडिकेट हो गया, और ये एवरी क्या हो गया यहाँ? डिटरमिनर। भाई डिटरमिनर के साथ नाउन आता है। हाँ डिटरमिनर के साथ हमेशा नाउन आता है। ठीक है, डिटरमिनर का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाँ। तो एवरी बॉय इज हैप्पी ठीक हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया आपके? क्लियर? वेरी गुड। इसको मिटा दें। तो देखो ये बातें थी, आप इन बातों को याद रखना। फिर इनके कंपटीशन में जो आता है ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस, ईदर नीदर के बीच में डिफरेंस, वो हम कंपटीशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, है ना? अब हम इंडेफिनिट पे आ जाते हैं। अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, नन, बोथ, ठीक है, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, everyone, something, anything, ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? जैसे डेफिनेट का हो गया, जो डेफिनेट ना हो। ऑल आर हैप्पी। और अब इसमें ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो पता ही नहीं। ठीक है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। ऑल तो भाई इंडेफिनेट हो गया ना फिर। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। हाँ इंडेफिनेट हो गया ना। और हाँ क्योंकि वो ग्रुप ये नहीं पता चल पा रहा है किसी का डेफिनेट नहीं पता चल पा हाँ, रहा तो उसका। ये है इंडेफिनिट भाई प्रोनाउन। मतलब वो तो ग्रुप के लिए बोला है, ग्रुप में किसी एक के लिए। अब उसमें ऑल में कितने हो सकते हैं वो कितना पता नहीं होता है, है, हमें ये नहीं पता ना ग्रुप के लिए क्या है के लिए नहीं। वो। तो ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ऑल का यूज आप करते हो जब सबको आपको पॉजिटिव दिखाना हो,
नन का यूज है सबको नेगेटिव में दिखाना हो, बोथ का यूज हम दो के लिए दो के करते लिए हैं करते दो के लिए। फॉर टू। तो बोथ बॉय लिखूंगा या बोथ बॉयज लिखूंगा? आप मुझे बॉयज बताओ। Both boys. बॉयज बोथ बॉय या बोथ बॉयज? बॉयज बॉयज। अच्छा इज लिखूं या आर? आर आर, क्योंकि बॉयज प्लूरल हो गया। जी अच्छा अब इधर बताओ, बोथ ऑफ देम, या ठीक है बोथ ऑफ देम ही तो लिखूंगा मैं यहाँ पर, या दीज लिख सकता राइट हूँ? बोथ ऑफ देम बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज या बोथ ऑफ दोस? बोथ ऑफ दीज होगा। अब देखो बोथ यहाँ पर दो की बात करता है, हम्म, अब ये ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, जी तो ये सब प्लूरल ही तो आएंगे इसके ऑब्जेक्ट। जी जी हाँ। देम भी प्लूरल, दीज भी प्लूरल, दोस भी प्लूरल। ठीक। बोथ ऑफ दैट लिख पाऊंगा क्या मैं? नहीं नहीं सिंगल। बोथ ऑफ दिस लिख पाऊंगा? बोथ ऑफ दीज लिख लेंगे। दिस Both of this. दिस नहीं दिस These नहीं नहीं लिख- हाँ, दिस नहीं लिख पाएंगे, अच्छा, दीज लिख लेंगे। वर्ब क्या आएगी, वॉज या वर? वर वर। वर, ठीक है। हम्म। इतना है, अब इसका बेसिक वाला पार्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे, कंपटीशन वाला। भाई मतलब जैसे बहुत वर दीज भाई वर क्यों आएगा भाई? नहीं कैसा वर कैसे करेंगे मतलब तुम अगर अब बोथ ऑफ देम वॉज या वर? ऐसे एक मिनट वर का बीच में करके बनाइएगा एक सेंटेंस बहुत ऑफ देम वॉज या वर हैप्पी हाँ ठीक 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 और ठीक। सैड। तो देखो ये ऑफ देम क्या हो गया, Of कि them देम जो है ये ऑफ them- प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं हो गया? सब्जेक्ट तो ये है हाँ अब देम ऑब्जेक्ट है और ये जो है टोटल है, बोथ देम वेयर सैड। ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वर्ब सिंगुलर आती है, प्लूरल आती है, किस पे डिपेंड ये करता है? वेयर कैसा आया मेरे से? सब्जेक्ट पे सब हां वेयर कैसा आया समझ में नहीं आया। वेयर हाँ। बोथ ऑफ देम वर, बोथ कैसा है, दो की बात करता है भाई both- मैं ये कह रहा हूँ लेवल वो ये जो है क्या नाम है वर्ब जो है तो बीच में आएगी ना ऑब्जेक्ट से पहले आएगी ना ये तो अरे बोथ मतलब क्या हो गया, दो, दो बोथ मतलब दोनों। तो अब हम कह रहे हैं देखो यहाँ पे हमने बोथ बॉयज लिख दिया, बोथ बॉयज बॉयज वर हैप्पी। हाँ ये ठीक है ये सब्जेक्ट हो गया अब यहाँ पर बोथ क्या है, डिटरमिनर, डिटरमिनेंट हो गया ये नाउन हो गया और बॉयज क्या है, नाउन हो गया। और बोथ प्रोनाउन भी होता है, जी हाँ। तो हम वो भी लिख सकते हैं ना प्रोनाउन की तरह। हाँ। तो अगर प्रोनाउन की तरह लिखेंगे तो बोथ ऑफ, अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसको सब्जेक्ट बना दिया, बोथ ठीक है। ऑफ बॉयज आ रहा है। बोथ ऑफ द बॉयज। अब ये द बॉयज क्या हो गया, इसका टोटल हो टोटल गया, हो गया ऑब्जेक्ट रेडी। ठीक है। हाँ वर हैप्पी बाइज में ऑब्जेक्ट क्या हुआ है हैप्पी भाई वर्ग का वर्ग क्या होता है, मतलब काम क्या होता है? वर का मतलब दो के साथ वर- सिंगुलर के साथ अरे- जैसे इसके साथ आ रहा था ना बी की पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट पास्ट के लिए था पास्ट फॉर्म नहीं, वॉज और वर। बी की पास्ट फॉर्म क्या है, पॉज और वर वॉज और वर्ग। ही इज हैप्पी। भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हैप्पी ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो वर्ब लिंकिंग वर्ब हो गई ना। हाँ। और हैप्पी क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया क्या हो गया, Adjective। अच्छा नाउन की वो बता रहा है हैप्पी एडजेक्टिव हो गया। नाउन को qualify कर- यहाँ पर नाउन को नहीं क्वालिफाई करा, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। हैप्पी कौन है, बोथ। बहुत दोनों ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। अच्छा हाँ लिंकिंग वर्ब आ गया ना ठीक ठीक तो समझा कि मिटा दें इसको, यस सर भाई एक बार और बता दीजिए मेरे समझ नहीं आता क्या समझ में नहीं आया, यही वाली बोथ वाली बात। आप यहाँ आप इसको पूरे सेंटेंस को लिखिए एक मिनट लिखिएगा कोई नहीं, कोई दूसरा सेंटेंस लिखिए भाई। बोथ ऑफ दोस दोस्त इज या आर कमिंग। आर का आर कमिंग देखो बोथ जो है वो दो की बात करता है। अब ये दोस्त जो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर है, दो दोस्त सिंगुलर प्लूरल है प्लूरल के लिए ये हो गया टोटल। भाई मतलब टोटल कहते हैं इसे टोटल ही कहेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बाबू वगैरह ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। और वर्ब की सिंगुलर या प्लूरल। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ये बोथ ऑफ दीज है तो ये सब्जेक्ट के तौर पे तो काम करेगा ये जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं उसकी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन हम अगर इसमें हाँ बस यही तो आप समझ गया मैं लेकिन नहीं, हम जो आर लिख रहे हैं वो किसके हिसाब से लिख रहे हैं, बहुत के बोथ के हिसाब हिसाब से। ऑफ दीज के हिसाब से लिख रहे नहीं हैं। नहीं नहीं वो तो बहुत के हिसाब से लिखा जाएगा ना ये क्योंकि ये जो दोस्त है ये किसका, ये Total है ऑब्जेक्ट इसका। है किसका, प्रीपोजिशन का। Preposition प्रीपोजिशन का। और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म किस पे डिपेंड करती सब्जेक्ट पे है, रहती है सब्जेक्ट पे डिपेंड हाँ। करती है। अब बस मैं ये तो कंफ्यूज हो रहा था मतलब सब्जेक्ट एक पूरा है बोथ ऑफ दीज अब ठीक है सब्जेक्ट पूरा है लेकिन इसका वर्ब के बात अकॉर्डिंग के इसका अकॉर्डिंग आगे लगेगा सुनिए।
अब देखो रेसिप्रोकल, एक रेसिप्रोकल देखो, रेसिप्रोकल सबसे छोटा प्रोनाउन यही होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन सबसे छोटा प्रोनाउन होता है। क्या होता है? एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ईच अदर का यूज करते हो दो लोगों के लिए, फॉर ओनली टू, फॉर ओनली टू, फॉर मोर देन टू। जैसे ईच अदर का यूज आप कब करोगे? जब दो लोग, मोर देन टू लगा दीजिए वहां पे, हाँ मोर देन टू, मोर देन टू। जब आप दो लोगों की बात करते हो तो ईच अदर का Each यूज other का करते use हो। करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, द न्यूली वेडेड कपल अच्छा विश्ड डैश हैप्पी न्यू ईयर। ईच अदर, अब आप देखो वेडेड कपल, अब न्यूली वेडेड कपल लिखा हुआ, कपल में दो ही लोग होते हैं, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर हमेशा एक में लिख दूं, द स्टूडेंट्स, ये हो ए हो गया, ये द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग डैश इन द क्लास। वन अदर, वन अनदर, क्योंकि स्टूडेंट्स एक से ज्यादा ही दो से ज्यादा ही होंगे, क्लास की बात चल रही है तो दो भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ में वन अनदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वन अनदर, वन अनदर। समझ में आ गया? ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन सबसे छोटे यही होते हैं, सबसे छोटा होता है। यही बताना होता है। दो ही होते हैं, ईच अदर वन ईच अदर और वन वन अनदर, वन अनदर। ईच अदर का यूज आप दो के लिए दो करोगे। के लिए, वन अनदर का दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू। अब देखो भाई, मोबाइल को रख दे, पानी रख दे। शेर में नहीं आ रहा, फिर सुनाई देता है। शायद से एक शेर में डालिए वीडियो में सर, अभी शेर सुनाऊंगा। जबरदस्त है। बढ़िया। ब्रेकअप ऐसे हो गया शायद इसको। यार ये बातें मत करिए, तुम्हें बता लेते तो वीडियो में शेर सुनने की ज्यादा रहती है। हाँ, अभी पढ़ो सुना। मत, शेर ही सुन लो, अभी तो गायब सुना। बना दो। भाई वीडियो इंटरेस्ट आया था वीडियो में, फिर भाई पढ़ते पढ़ते ऐसा मूड वो हो जाता है ना, अब तो एक आध शेर पढ़ सुनने का जाते फिर मूवमेंट बढ़ जाता है पढ़ने का। शायर बना दो सर को तुम। चलो सुनो, एक शेर है, कितना मुश्किल है जज्बों की तिजारत करना, एक ही शख्स से दो बार मोहब्बत करना, जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। अरे ये बहुत है, ये तो दिल को छू जाएगा पर तुम। अब आ जाओ रिलेटिव प्रोनाउन पे। सबसे कंसेप्चुअल पार्ट होता है, सबसे मतलब सबसे कंसेप्ट इसी में होता है, ठीक है? बहुत प्यारा सा टॉपिक होता है। मैं इसका हलवा मतलब पूरी रेसिपी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, सब हल्के सुनना, बी अटेंटिव होगा, फिर वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही रही है तो उसमें भी देख लेना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो, रिलेटिव प्रोनाउन एक पंथ दो काज करते हैं, मतलब वो कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों होते हैं। भाई एक पंथ दो कांच क्या है मतलब? मतलब एक तीर से दो निशाने करते हैं। हाँ, ऐसा बताइए। आगे एक तीर से दो निशाने, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? कंजंक्शन और प्रोनाउन, कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों होते हैं, ठीक है? रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है? रिलेटिव क्लॉज बनाना। बस सुनते रहना, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेटिव क्लोज भाई ये करा दिया शायद कल। नहीं कराया। रिलेटिव क्लॉज बनाना। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज बनाना। रिलेटिव क्लॉज बनाना। ऑलराइट, रिलेटिव क्लॉज क्या करते? रिलेटिव जितनी भी रिलेटिव क्लॉज होती हैं वो सब एडजेक्टिव होती हैं। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होती हैं? क्वेश्चन आते हैं। आर एडजेक्टिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होती हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों होते हैं। अगर देखो, जब ये प्रोनाउन होंगे तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बनेंगे एक साथ, और कंजंक्शन की तरह काम क्या करेंगे? ये ज्वाइन करेंगे। हाँ। मतलब ये देखो कितने काम करेंगे, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी बनेंगे और साथ साथ ज्वाइनिंग का भी काम करते होंगे। ये एक तीर से दो निशाने एट द सेम टाइम करते हैं।
एक चीज समझ में आ रही है? रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों होते हैं। जब प्रोनाउन में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और कंजंक्शन में ज्वाइन कर देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है रिलेटिव क्लॉज बनाना। रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होती हैं। एडजेक्टिव क्लॉज, क्लॉज क्या होती है हम पार्ट में सीखेंगे। अभी तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया? अब आप देखो, इधर मैं लिखता हूं रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से? हु, whom, which, डेट और that। वो तो दो बार ले लिया हमने। whom है वो whom ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है। हु जो है सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस होता है। तू बोल ले। whom क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा, सब्जेक्ट which, ऑब्जेक्ट दोनों। आप खामोश बैठो बस मुझे बोलने दो। समझिए? विच जो है वो सब्जेक्टिव, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना बाद में। विच जो है सब्जेक्ट, विच का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है। और दैट का भी मतलब दैट की सब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम रहती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम रहती है। अब आप एक चीज देखो, हु और whom का यूज आप करते हो पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन के लिए। विच का यूज आप करते हो थिंग्स के लिए। पर्सन के लिए डेट का थिंग्स और स्मॉल एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए, थिंग्स एंड एनिमल्स। और दैट का यूज आप पर्सन के लिए भी करते हो, थिंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए। भाई स्मॉल एनिमल्स के लिए नहीं होएगा, बिग के लिए नहीं होएगा, उसको भी which का? स्मॉल एनिमल्स मैंने कहा लिखा? आप बोल लेते ना थिंग्स का यूज करते हैं स्मॉल एनिमल्स के लिए। बिग एनिमल्स के लिए भी लगा दो। आज मैंने सपने में मछली देखी बहुत बड़ी सच में, मतलब सच में बहुत बड़ी मछली थी। भाई के साथ गया वो शिकार पे, वहां मछली देखी। अरे मछली का ठीक है, अब इतना समझो, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज बनाना। रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? एडजेक्टिव क्लॉज होती है। हु क्या है? सब्जेक्टिव केस है। whom इसका ऑब्जेक्टिव केस है। हु और whom का यूज आप पर्सन के लिए करते हो। विच जो है, विच का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, मतलब विच सब्जेक्टिव फॉर्म में भी विच रहता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी विच रहता है। ये थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। दैट सब्जेक्टिव केस में भी दैट रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी दैट रहता है। ये पर्सन्स के लिए भी यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? वेरी गुड। एक वर्ड और होता है, देखो एक वर्ड और होता है, वॉट। क्या चीज? वॉट। वॉट भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन वॉट जो क्लॉज बनाता है वो हमेशा नाउन क्लॉज होती है। क्या होती है? नाउन क्लॉज। वॉट क्या बनाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट हमेशा नाउन क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है? Noun clause। और वहां पर वॉट जो है, जब वॉट नाउन क्लॉज बनाता है तो वहां पर वॉट ओनली कंजंक्शन होता है। क्या चीज? कंजंक्शन। ओनली कंजंक्शन होता है, मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर सकता। एक बात और है, एग्जांपल दीजिए। अभी सबके एग्जांपल्स भी मैं दूंगा। अभी तो मैं एक क्लास बता रहा हूँ, अभी तुम्हें तरीका बता रहा हूँ बनाने का, ठीक है? बताएंगे तो बाद में ना इसका यूज, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है? इसका लगभग इसके हम 70 क्वेश्चन करेंगे, व्हाट, whom, that, which, ठीक है? इन सब पे अभी आप देखो, व्हाट भी जोड़ने का काम करता है। व्हाट क्या करता है? रिलेटिव। व्हाट नाउन क्लॉज बनाता है। क्या बनाता है? नाउन क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉजेस क्या होती हैं? एडजेक्टिव होती हैं। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होती हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होती हैं। एक चीज और देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां लिखता हूं, इधर लिखता हूं ब्रैकेट में, इधर संभल के देखना इसको। दैट के साथ एक स्पेशल केस है। दैट के साथ स्पेशल केस है। देखो, दैट क्या करता है? एडजेक्टिव क्लॉज तो बनाता ही है, साथ साथ वो नाउन क्लॉज भी बनाता है। मतलब दैट एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज दोनों बनाता है। एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाता है और, लेकिन ये वाली बात आप याद रखना, जब दैट एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है तो वहां पर ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और जब दैट नाउन क्लॉज बनाता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन। ज्वाइन करता है। ये वाली बात तुम लोगों को याद रखनी है, मैं फिर पूछूंगा भी।
जब दैट एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा तो क्या होगा वहां पर? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब वहां पर ये कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम करेगा। लेकिन जब दैट नाउन क्लॉज बनाएगा तो वहां पर ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होगा, प्रोनाउन होगा क्या? नहीं, प्रोनाउन नहीं होगा। लेकिन जब दैट एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा तो वहां पर ये कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों होगा। इतनी चीज समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटिव क्लॉज को समझने के लिए, मतलब ये पूरा क्रक्स है। फिर से सुन लो, मैंने क्या बताया? रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दो काम करते हैं, कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं सेम टाइम में, मतलब कंजंक्शन भी होंगे और प्रोनाउन भी होंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है रिलेटिव क्लॉज बनाना। क्या बनाना? रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। ठीक है, सारी रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होती हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या क्या है? हु, whom, which और that। हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है। हु क्या है? सब्जेक्टिव केस। whom क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। हु और whom का यूज आप Person। पर्सन्स के लिए करते हो। which जो है दोनों वो थिंग्स के लिए करते हो और एनिमल्स के लिए करते हो। which का यूज किसके लिए करते हो? थिंग्स और एनिमल्स के लिए। which का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहती है। ठीक है, इसी तरीके से दैट के साथ है कि दैट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहती है। इतना समझ में आ गया? फिर मैंने आपको बताया कि आप दैट का यूज तो किसी के साथ भी कर लोगे। एक वर्ड और होता है व्हाट। क्या चीज? व्हाट को मैंने रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज होती है एडजेक्टिव, और व्हाट क्या बनाता है? नाउन क्लॉज बनाता है। ठीक है, और जब व्हाट नॉन क्लॉज ही बनाता है वहां पर व्हाट कंजंक्शन की तरह काम करता है, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन की तरह काम करता है, प्रोनाउन नहीं होता। प्रोनाउन ना होने का मतलब समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहां पर, सिर्फ कंजंक्शन होगा। फिर मैंने एक बात बताई दैट के बारे में। दैट के बारे में खास बात क्या है कि दैट नाउन क्लॉज भी बनाता है और एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाता है। क्या? नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों बनाता है। जब दैट एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है तो वहां पर क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। और जब दैट नाउन क्लॉज बनाता है तो वहां पर दैट सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होता है, प्रोनाउन नहीं होता। इतना समझ में आ गया? ये क्रक्स था। अब मैं एक एक एग्जांपल इस पर कराऊंगा। ठीक है, फिर कंपटीशन का पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। वहीं पर हम क्लॉजेस सीखेंगे, क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये पेपर में क्वेश्चन आएगा। ओके सर, ठीक है, मैंने क्रक्स लिख दिया तुम्हें पूरा, इसको मिटा देते। अब देखो, अभी इसमें एक बात और रह गई है जो मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही समझा पाऊंगा, और वो भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। It is Ayan whom, which, that will help you. It is Ayan whom, which, that will help you. इधर देखो, अब आपको इन चार रिलेटिव प्रोनाउन में से कोई एक चूज करना है। सुनो, इन चार प्रोनाउन में से एक कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। समझ के देखो कौन कौन से प्रोनाउन पहले नहीं आ सकते। वो नहीं आ सकता, एक विच नहीं आ सकता और एक दैट नहीं आ सकता अभी। अब आप देखो यहां पर आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज करना है? अयान के लिए, इस वर्ड के लिए यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव कौन से टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पर। किस पर? यहां पर अयान क्या है? एंटीसीडेंट। एंटी भाई एंटीसीडेंट अभी बताओ, पेशेंस रखो तुम। एंटीसीडेंट क्या होता है? ऐसा वर्ड या ऐसी फ्रेज या ऐसा क्लॉज जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करते हो। एंटीसीडेंट क्या होता है? ऐसा वर्ड, फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करते हो। तो एंटीसीडेंट एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है, एक क्लॉज भी हो सकती है, और एक
पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। सेंटेंस भी हो सकता है। एंटीसीडेंट ही हो सकते हैं। एंटीसीडेंट होते क्या है, जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो इनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करते हो। तो कोई भी ऐसा वर्ड, फ्रेज या क्लॉज जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर विच रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज, उसको आप क्या बोलोगे, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस सब कुछ हो सकता है। अब ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। कौन से टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड according to its antecedent, according to its antecedent। किस टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन आप यूज करोगे वो किस पे डिपेंड करेगा, एंटीसीडेंट। अब आप देखो यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, अयान है। अयान क्या है, सब्जेक्ट, पर्सन है अभी तो हमने विच काट दिया, अब बचा हु में और दैट। अच्छा दैट भी कट जाएगा अभी यहाँ पर। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, हु और हुम में से, हु और हुम में से। दैट क्यों नहीं लिखेगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इट इज अयान। अब आप देखो अयान हो गया एंटीसीडेंट। अब आप मुझे बताओ, ये जो हु और हुम है ये दोनों ही पर्सन के लिए यूज होते हैं, लेकिन हु क्या है, सब्जेक्ट है, हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब आप इधर देखो, आपको यहाँ पर किसकी जरूरत है, विल हेल्प यू। क्या चीज, विल हेल्प यू। ये तो प्रेडिकेट हो गया ना, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट्स। अब आपको जरूरत किसकी है, सब्जेक्ट की। किसकी जरूरत, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हु होता है, हुम होता है, ये चीज समझ में आई। इट इज अयान, हु या हुम विल हेल्प यू, Who will help you? Who will help you? हु विल हेल्प यू। फिर से सुन लो, रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। एंड अब कौन से टाइप का रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट अयान था, क्या था, ये लिखा है related pronoun is used to अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, अकॉर्डिंग टू इट्स। antecedent। अब यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या था, अयान, सिंगल वर्ड, नाउन था। अब ये अयान विल हेल्प यू, देखो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है हेल्प वर्ब का, ये पूरे प्रेडिकेट है। तो अब ये यू के लिए अयान ही तो हेल्प करेगा। अयान क्या है इसके लिए, सब्जेक्ट। अब आप देखो इट इज अयान एक क्लॉज थी हमारी, इट इज अयान एक क्लॉज थी, और अच्छा देखो ये विल हेल्प यू दूसरी क्लॉज का प्रेडिकेट था। तो अब हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए था जो इस इट इज अयान को और विल हेल्प यू को जोड़ दे, उसके साथ साथ ऐसा भी काम करे कि विल हेल्प यू का सब्जेक्ट भी बन जाए। इस सवाल को सुनो, अब इट इज अयान ये एक क्लॉज है, ये क्या है, एक क्लॉज, एक क्लॉज फर्स्ट। अच्छा विल हेल्प यू ये क्लॉज सेकंड का पार्ट 2 है, मतलब क्लॉज सेकंड का प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट होगा, यू यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। अब आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो क्या करे, क्लॉज फर्स्ट को और क्लॉज सेकंड को जोड़ दे। उसके साथ साथ देखो क्लॉज सेकंड में कमी किसकी थी, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की कमी थी यहाँ पर। तो आपको ऐसा वर्ड चाहिए जो इन दोनों को जोड़ दे। जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन। जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो अब हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो इन दोनों को जोड़ दे, उसके साथ साथ इस वाले के लिए सब्जेक्ट बन जाए। तो ऐसा काम तो रिलेटिव प्रोनाउन ही करते हैं, ठीक है। अब ये हु और हुम बचा था, तो आपको पता हु सब्जेक्टिव केस है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु ने क्या करा, देखो इट इज अयान और विल हेल्प यू को दोनों को जोड़ दिया, है नहीं है, इतना समझ में आ रहा है। मैं तुम्हें सिंपल से बताऊं, नहीं भाई आ रहा है भाई, इसमें डेट क्यों नहीं ले सकते, डेट भी तो सब्जेक्ट हो सकता है ना। दैट क्यों नहीं लिखा जाएगा अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ऐसे लिखो, इट इज अयान, अयान विल हेल्प यू। अगर इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इट इज अयान, अयान विल हेल्प यू, मतलब एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। इट इज अयान, अयान विल हेल्प यू, हेल्प यू, ये दो सेंटेंसेस है।
हमें इनको जोड़ कंबाइन करके लिखना है। क्या करके लिखना है? Combine. जोड़ के लिखना है। तो देखो आयन आयन 2 बार आ गया। अब जोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है conjunction. जोड़ने का काम कौन करता है? Conjunction. मतलब कंजंक्शन करता है। हम्म। तो चलो इट इज आयन मैंने लिख दिया, इट इज आयन। आयन तो पहली बार लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस आयन की जगह कोई ऐसा वर्ड यूज करूं, आयन की जगह कोई ऐसा वर्ड यूज करूं जो इस वाले क्लॉज को और आयन विल हेल्प यू को दोनों को जोड़ दे और आयन की जगह वर्ड को यूज हो जाए। तो ऐसा काम कौन कर सकता है? रिलेटिव प्रोनाउन तो करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का काम करते हैं, कंजंक्शन का, प्लस प्रोनाउन भी होते हैं। तो देखो अब आयन क्या है? आयन ही तो सब्जेक्ट है विल हेल्प यू के लिए। तो अब मैं जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूंगा वो सब्जेक्टिव केस का होगा। सब्जेक्टिव केस का होगा नहीं होगा? तो सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु Will help you. अब हु ने क्या करा देखो, Help. इस इट इज आयन और विल हेल्प यू को जोड़ दिया और इसके साथ साथ इसका सब्जेक्ट भी बन गया। सब्जेक्ट बन गया नहीं बन गया? हाँ। और फिर ये कंजंक्शन की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ भी रहा है। जी. आगे समझ लो। रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। एक एग्जांपल और सुनो, मिटा दो इसको। तुम लोगों को ये बातें पता होना चाहिए तभी जाके कंपटीशन का सिलेबस में बातें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो इट इज आई, हु या whom, इज या आर, Sentence लिख देंगे. इज या whom मैं कह रही हूँ whom सही से लिख दीजिए सर भैया. whom, इज या am, इज या am टीचिंग यू। पता क्या होगा. अब आप देखो इट इज आई, हु या whom, इज या am टीचिंग यू। मतलब यहाँ पर आपको वर्ब भी चूज करनी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी चूज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु और whom। Who I am teaching you. अब हु जो है सब्जेक्टिव केस है, हु क्या है? हु क्या है? हु सब्जेक्टिव केस है, whom क्या है? Objective case. He is teaching. ऑब्जेक्टिव केस है। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। Who is teaching you यार? सुनते रहो। रिलेटिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं बाबू? Anticipate. Incident. एंटीसीडेंट के। एंटीसीडेंट यहाँ पर क्या है? I. एंटीसीडेंट क्या है? I. आई है। आई कैसा केस है? Subjective. सब्जेक्टिव केस है क्योंकि एक चीज और देखो, टीचिंग यू यहाँ पर ये Predicate प्रेडिकेट हो गया ये. ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट वाला पार्ट है जी, नहीं। जी, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चाहिए Subject. और ऊपर से फिर एक बात ये भी देख लो, यहाँ पे एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस में तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए? सब्जेक्टिव Subject केस चाहिए। वाला रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। तो whom तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। Subjective ले लिया है. ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। Antecedent. अब यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा या एम आएगा? Is. इज नहीं आएगा, एम आएगा। क्यों? क्या आएगा? M. एम आएगा। क्या आएगा? M. एम आएगा। ये वाली बात याद रखो। रिलेटिव प्रोनाउन का नो नंबर, इनका कोई नंबर होता है क्या? No gender. और इनका कोई Gender में नहीं. Gender भी नहीं होता. जेंडर भी नहीं होता। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। Who is there? ऐसे लिखो। Who is he? Who is she? ठीक है. Who are they? Who am I? अच्छा, अब इधर देखना। आप लिखोगे इसको इट इज शी, It is. it is she, it is इधर देखो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का कोई नंबर होता, रिलेटिव प्रोनाउन का कोई नंबर होता तो सब जगह क्या आ जाता? यहाँ तो चलो इज आ गया, ही सिंगुलर था, इज आ गया, लेकिन यहाँ दे था तो यहाँ पर क्या आ गया? R. और यहाँ देखो आई था तो क्या आ गया? I. M. क्या आ गया? M. रिलेटिव प्रोनाउन का कोई नंबर और कोई जेंडर नहीं होता, कोई नंबर और कोई जेंडर नहीं होता. जेंडर नहीं होता। नहीं होता।
इनका नंबर और जेंडर वही होता है जो इनके एंटीसीडेंट का होता है। क्या चीज? एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट का। अब यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है? आई आई है। आई के साथ आई ठीक आई एंटीसीडेंट क्या है? आई 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 है। तो अब इसका जेंडर नंबर भी वही आई हो आई जाएगा। आई हो जाएगा। तो ठीक, आई के साथ किसका यूज करते हो? एम एम का। इसको ऐसे भी लिख दो, देखो इट इज यू हु इज या आर हैप्पी। इट इज यू हु इज या आर हैप्पी। क्या आएगा बताओ? इट इज यू इट इज यू यू तुम आर हैप्पी क्यों? क्योंकि देखो इसके साथ यू है यू के साथ हु किसके लिए यूज हो रहा है? यू के रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर जेंडर होता है? नहीं, इज तो सिंगुलर के साथ आता है और आर प्लूरल के साथ आता है, लेकिन हु तो सिंगुलर प्लूरल नहीं है ना। हु सिंगुलर प्लूरल है क्या? नहीं तो अब हु यूज किसके लिए हो रहा है? यू के लिए। यू के अकॉर्डिंग आप क्या लिखा दोगे? आर। यू आर हैप्पी। रिलेटिव प्रोनाउन का कोई अपना नंबर और जेंडर होता है क्या? नहीं। इनका नंबर और जेंडर ये वही होता है जो एंटीसीडेंट के हिसाब से आते हैं एंटीसीडेंट के हिसाब से। तो इट इज आई हु आई एम टीचिंग यू। ये पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हु किसके लिए यूज हो रहा है? आई के लिए। तो आई के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी। हु का कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होती। आगे समझ में आपके रिलेटिव प्रोनाउन का कोई नंबर और जेंडर नहीं होता है। नो नंबर नो जेंडर नो जेंडर। इनका नंबर और जेंडर क्या होता है? एंटीसीडेंट, जो इनके एंटीसीडेंट का होता है। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग इनका नंबर और जेंडर आप डिसाइड करते हो। इस समझ में आ गया? जी बिल्कुल अच्छे से आ गया ना? जी ठीक है, एक एग्जांपल और लिख देता हूं होम वाला। हाँ एक एग्जांपल और दीजिए इट इज अलीना हु या whom you will help। इट इज अलीना हु या whom you will help। हाँ। अब देखो यहाँ पर अलीना है। जी अब तो हो नहीं आएगा अलीना क्या है यहाँ पर? वो एंटीसिपेट है सब्जेक्ट ठीक है, अलीना कॉम्प्लीमेंट है। क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट। अलीना हु विल हेल्प कर रही है कॉम्प्लीमेंट है। अलीना क्या है? अच्छा, अब यहाँ देखो यू सब्जेक्ट है, विल हेल्प इसका ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट्स है और यहाँ पर whom जो है वो ऑब्जेक्ट है। प्रेडिकेट है। तो इस बार आप जो रिलेटिव, क्या अलीना हेल्प करेगी या कोई और हेल्प करेगा? अलीना यू हेल्प। यू करेगा यू हाँ यू करेगा तो यहाँ पर अलीना हेल्प के लिए क्या हो गया? बूम भैया अलीना हेल्प के लिए हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा? हाँ यू विल हेल्प अलीना। यू विल हेल्प अलीना अलीना हेल्प वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हेल्प के लिए अलीना ऑब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू अब बताओ तुम कहां देख रहे हो? सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? यू 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 है। तो अब आप देखो, अब अलीना क्या सब्जेक्ट हो सकता है विल हेल्प के लिए? नहीं अब आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? होम ये चीज समझ में आई? भाई ये अलीना कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब है ना इस। अच्छा हाँ ठीक हाँ हाँ वो ही अलीना ठीक आगे समझ में आई वाली? भाई इट इज आई तो ऐसा तो इसमें भी लिंकिंग वर्ब है ये इज जो है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट तो है। हाँ ये तो मैं लेकिन ये देखो, ये टीचिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट है या नहीं है? आई टीचिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट है या नहीं है? तो आप हमें क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्टिव कैसे लिखना पड़ेगा यहाँ पर? ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो टीचिंग यू और इट इज आई वो को ज्वाइन कर दे कंजंक्शन की तरह, उसके साथ साथ अब इसके लिए सब्जेक्ट भी तो है। तो हमने यहाँ हु क्यों लिखा? मेरे दोनों को जो हाँ क्योंकि आई टीचिंग के लिए सब्जेक्ट है। लेकिन अब इधर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इट इज अलीना हु या whom will help you। इट इज अलीना हु या whom will help you। अब आप देखो, अब यहां पर यू क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। जी। विल हेल्प यू पूरा का पूरा प्रेडिकेट है ना। हो गया जी। अब यहाँ पर आपको इस बार किसकी जरूरत है? वो सब्जेक्ट की जरूरत है क्यों? क्योंकि अब ये यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट Object केस आ गया, में। जी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा समझ में आ रहा है? तुम्हारा तो बिल्कुल ध्यान नहीं। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? ध्यान है यहाँ पर आके भी समझ में आया ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट होगा, विल हेल्प। अब यहाँ पर आपको किसकी जरूरत थी? सब्जेक्ट की सब्जेक्ट की जरूरत थी। जो Subject it is हुआ है। अलीना और उसको विल हेल्प यू को दोनों को जोड़ दे। हाँ तो ठीक है, आगे समझ में ये हम पूरे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब कल तीनों लोग कॉपी दिखाना मुझे। ठीक है शादी
रिलेटिव प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में सवाल आते हैं। 5-6 सवाल आते हैं इसके। सर 5-6 सवाल नहीं आते इसके। और क्या, बस अब इसका कंपटीशन वाला पार्ट तभी समझ में आएगा, तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। कल को भी दिखानी है सर इंशाल्लाह। तो मैं भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, अब क्या बचा, इंटरोगेटिव देखो। स्टार्ट कर दो। चलो भाई, सर आज इतने हैं। नहीं इतना रहने दो, अभी रुको, इंटरोगेटिव और करने नहीं दो। सर सुनिए, 2 बजे भाई ने बाइक के लिए कहा था मार्क्स रेट के। तो अभी 5 मिनट अब इंटरोगेटिव। जाना भी 15-20 मिनट लगेंगे कम से कम। चलो फिर ठीक है। हाँ ये वरना इनकी गलती है, ये लेट निकल कर और कल से अगर 12 बजे नहीं आए तो ये लेट बोलो निकल नहीं मैं प्रूव कॉल होता करता रहूंगा, हूँ। फिर नहीं, मैं आ जाता स्टॉप था। कर दो इसको।